नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASJ लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेल बाय ऑस्टेंसिबल ओनर भी बोलते हैं। दोस्तों, अब इस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्टेंसिबल ओनर की डेफिनेशन को समझना। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है, किस इंसान को हम ऑस्टेंसिबल ओनर बोलते हैं, हम सबसे पहले यही समझेंगे इस डॉक्ट्रिन में, राइट। अब ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है? ऑस्टेंसिबल ओनर इज द ओनर हु इज नॉट द रियल ओनर। वो असली ओनर नहीं होता, बट द वन हु कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी द रियल ओनर। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो कि असली ओनर नहीं है बट खुद को असली ओनर रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी सबके सामने, राइट। और ये इंसान ऑस्टेंसिबल ओनर कैसे बनता है, उसका जवाब भी दिया है कि ऑस्टेंसिबल ओनर एक्वायर्स द राइट बाय द विलफुल निग्लेक्ट और एक्विजिशंस ऑफ द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी देयरबाय मेकिंग हिम द ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो असली ओनर होता है, अगर वो अपनी मर्जी से या अपनी निग्लेक्ट की वजह से अपने राइट किसी और इंसान को दे देता है, तब वो जो दूसरा इंसान है जिसे वो राइट्स मिले हैं वो इंसान ऑस्टेंसिबल ओनर बन जाता है, राइट। अब जो अगला सवाल है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल बाय ऑस्टेंसिबल ओनर होता क्या है? तो इसका जवाब है कि व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय ऑस्टेंसिबल ओनर फॉर कंसिडरेशन इट इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेल बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। दोस्तों, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कंसीडरेशन। मतलब अगर कोई भी ऑस्टेंसिबल ओनर जिसे रियल ओनर के निग्लेक्ट की वजह से या उसकी मर्जी से रियल ओनर के राइट्स मिले हैं, वो इंसान अगर जो प्रॉपर्टी उसे मिली है उसे बेच देता है फॉर कंसीडरेशन, कुछ पैसों के लिए, राइट, तब that sale will be called as doctrine of sale by ostensible owner, right। अब अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझें तो सपोज A और B ये दोनों रिलेटिव्स हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये A की प्रॉपर्टी है, A इज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट। बट क्या होता है कि जो A है वो फॉरेन चले जाता है, कहीं अमेरिका चले जाता है और वो ये जो प्रॉपर्टी है अपने रिलेटिव बी को दे देता है और बोलता है कि बी ही इस प्रॉपर्टी का रखरखाव करेगा, केयर टेकिंग करेगा, इसमें खेतीबाड़ी करेगा या रहने का काम भी कर सकता है, राइट। तो अब इस केस में ये जो प्रॉपर्टी है इसका बी ऑस्टेंसिबल ओनर बन गया विद द एक्विजिशंस ऑफ ए की मर्जी से बी इस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ओनर बन गया। अब जब ये ए फॉरेन कहीं चले जाता है तो कुछ देर बाद जो बी है वो इस प्रॉपर्टी को तीसरे इंसान को बेच देता है, सी को बेच देता है और कुछ कंसीडरेशन के लिए बेचता है, कुछ पैसे लेता है और फिर बेच देता है। और सी भी प्रॉपर जो चेक करना होता है कि जो बी है वो इस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं, वो भी ड्यू डिलिजेंस के बाद ही इस प्रॉपर्टी को खरीदता है, राइट। अब जब ये ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है तब ए जो है फॉरेन से वापस आके ये नहीं बोल सकता कि जो सी है इसने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है ये गलत है, या जो बी है इसको प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं था इसलिए ये प्रॉपर्टी मुझे वापस दी जाए, राइट। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इट इज अ सेल बाय डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर, राइट। और जो ए है उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी और ये प्रॉपर्टी सी के पास जाएगी और ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन होगी। दोस्तों, अब ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, जिसमें जो रियल ओनर है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है फ्रॉम गेटिंग द प्रॉपर्टी विच इज सोल्ड बाय द अपरेंट ओनर टू द थर्ड पार्टी। मतलब जो रियल ओनर होता है उसे
अपनी ही प्रॉपर्टी लेने से रोका जाता है जो कि किसी एपरेंट ओनर ने थर्ड पर्सन को बेच दी है ड्यू टू द निग्लेक्ट और एक्विजिशंस ऑफ द रियल ओनर। अब ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ये लगती गलत है, राइट, कि जो रियल ओनर है इसे अपनी प्रॉपर्टी लेने से मना क्यों किया जा रहा है, राइट। पर इसका जवाब भी एक केस लॉ में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है विद रिगार्ड टू सेक्शन 41। जो भी स्टूडेंट पेपर में ये केस लॉ लिख के आएगा उसे मार्क्स में उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है और इसी केस लॉ की वजह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 41 को ऐड किया गया था। अभी इस केस का नाम है राम कुमार कुंडू वर्सेस जॉन एंड मारिया मैक्विन। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक इंसान था, उसने विल के थ्रू एक प्रॉपर्टी एक्वायर की। अब उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की एंड ही रिलैक्स्ड, और कुछ देर बाद उसे पता चला कि जो प्रॉपर्टी मैंने ली थी वो ऑलरेडी किसी और के नाम पे बिक चुकी है, राइट। अब जब उस इंसान ने जिसने विल के थ्रू वो प्रॉपर्टी एक्वायर की थी उसने केस किया थर्ड पार्टी के ऊपर जिससे वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, तब प्रिवी काउंसिल ने अपना डिसीजन दिया और इस डिसीजन में बोला कि इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस। ये समानता और प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए, दैट वेयर वन मैन अलाउज अनदर टू होल्ड हिमसेल्फ आउट एज द रियल ओनर and the third party purchases it from the apparent owner in the belief that he is the real owner। मतलब जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी प्रॉपर्टी इस तरह से रखने देता है जिससे पता लगे कि जो दूसरा इंसान है वही रियल ओनर है, तब अगर कोई थर्ड पार्टी उस एपरेंट ओनर से वो प्रॉपर्टी खरीद लेती है इन बिलीफ दैट ही इज द रियल ओनर, ये सोच के कि वही रियल ओनर है, तब द मैन who allows the other to hold himself out shall not be allowed to recover from the secret title। तब वो इंसान जिसने वो प्रॉपर्टी रखने दी किसी दूसरे इंसान को एज रियल ओनर, उस इंसान को प्रॉपर्टी रिकवर नहीं करने दी जाएगी अनलेस, तब तक जब तक वो ये साबित नहीं कर देता, unless he can overthrow the purchaser by showing that the purchaser had the direct notice or the constructive notice of the real title। उस रियल ओनर को तब तक वो प्रॉपर्टी रिकवर नहीं करने दी जाएगी जब तक वो जो रियल ओनर है ये प्रूव नहीं कर देता कि जो परचेजर है उसके पास या तो डायरेक्ट नोटिस था या तो वो खुद जानता था कि ये जो रियल टाइटल है खराब है या रियल टाइटल किसी और का है, या उसे किसी और के थ्रू या किसी कंस्ट्रक्टिव नोटिस के थ्रू पता था कि जो प्रॉपर्टी है उसका रियल टाइटल किसी और के पास है, तब तक उस इंसान को, उस रियल ओनर को ये प्रॉपर्टी रिकवर नहीं करने दी जाएगी, राइट। अब ये जो जजमेंट आई थी ये जो परचेजर्स थे, जो इनोसेंट थर्ड पार्टीज थी जिन्होंने गुड फेथ में और प्रॉपर कंसिडरेशन पे करने के बाद प्रॉपर्टी परचेज की थी, उन थर्ड पार्टीज के राइट को सेफगार्ड करने के लिए ये जजमेंट आई थी, राइट। और इसी जजमेंट के बाद ही सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐड की गई थी, राइट। अब इस केस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो था जय दयाल पोद्दार वर्सेस बीवी हाजरा का। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट ले डाउन किए टू डिटरमाइन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 टेस्ट ले डाउन किए थे जो थे सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उस प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, मोटिव ऑफ परचेजिंग द प्रॉपर्टी इन सम अदर्स नेम, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने का की वजह क्या थी, पोजेशन ऑफ द टाइटल, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी पे पोजेशन किसकी थी, और द पर्सन गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, कौन सा इंसान उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले रहा था, राइट। अब इन 4 टेस्ट को ले डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जय दयाल पोद्दार वर्सेस बीवी हाजरा में, ताकि जो टाइटल है वो डिटरमाइन किया जा सके, राइट। दोस्तों अब ये जो सेक्शन 41 है
ये एक तरह की सेफगार्डिंग प्रोविजन है जो कि थर्ड पार्टी जिन्होंने गुड फेथ में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उनके राइट्स को सेफगार्ड करती है। अब कुछ एसेंशियल कंडीशंस टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 41, सेक्शन 41 के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी मस्ट बी द ऑस्टेंसिबल ओनर। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है या जो इंसान प्रॉपर्टी बेच रहा है वो ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए। ऑस्टेंसिबल ओनर की हमने डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी कि वो ओनर जो लगता तो है कि रियल ओनर है बट असली में रियल ओनर नहीं होता, और इसकी ओनरशिप जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द निग्लेक्ट और द एक्विजिशंस ऑफ द रियल ओनर, राइट। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है देयर शुड बी द कंसेंट ऑफ रियल ओनर विच कुड बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस फॉर्म। मतलब जो रियल ओनर है उसकी कंसेंट होनी चाहिए, चाहे इंप्लाइड फॉर्म में या एक्सप्रेस फॉर्म में। द ऑस्टेंसिबल ओनर शुड गेट सम कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ कंसिडरेशन मिलनी होनी चाहिए ऑस्टेंसिबल ओनर को प्रॉपर्टी देने के बदले। रीजनेबल केयर हैज बीन टेकन बाय द परचेजर ट्रांसफरी अबाउट द अथॉरिटी of the transferor to transfer the property and purchaser had acted in good faith। मतलब जो परचेजर है उसने पूरी जांच पड़ताल की होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है भी या नहीं, और अंत में जो परचेजर है वो गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी खरीदे। और लास्ट कंडीशन है this section is applicable only to the transfer of immovable property and not in case of movable property। मतलब जो immovable property है उन्हीं पर सेक्शन 41 अप्लाई होगी और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उन पे सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होगी, राइट। तो दोस्तों दिस वाज ऑल रिगार्डिंग सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेल बाय ऑस्टेंसिबल ओनर भी बोलते हैं। इस लेक्चर में हमने ऑस्टेंसिबल ओनर की डेफिनेशन को समझा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल बाय ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होती है वो समझा, कुछ एग्जांपल्स ली, फिर जो केस लॉज थे इंपॉर्टेंट उनको समझा, फिर जो एसेंशियल कंडीशन थी उनको भी समझा। अब फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स रह गए हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई करता हूं, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।